नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जैसे जैसे यूपी में चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पारा तेज होता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। कल अखिलेश यादव पिछड़ों को एकजुट करते नजर आ रहे थे। अब उन्हीं अखिलेश यादव पर दलित विरोधी होने के आरोप आज लग गए। साथ ही यह भी साफ हो गया कि अखिलेश और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह भी बता देते हैं। आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद आज मीडिया के सामने आए। अखिलेश पर चुन चुन कर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अखिलेश सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते, उन्हें दलितों की जरूरत ही नहीं है। अखिलेश ने मेरा और दलितों का अपमान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने सुबह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले, 2 दिन से लखनऊ में हूं, अखिलेश से मुलाकात की है लेकिन नतीजा नहीं निकला। चंद्रशेखर आजाद ने एक और बात पर जोर दिया और कहा, बीजेपी को बिना एकजुट हुए नहीं हराया जा सकता। जरा पहले सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने कैसे आज अखिलेश यादव पर हमला किया। मुझे ये पता था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं बिहार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया। तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। आपको यह भी बता दें कि चंद्रशेखर आजाद आखिर कौन है और पिछले कुछ सालों से उनकी चर्चा इतनी क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में दलितों के एक बड़े नेता माने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने भीम आर्मी बनाई थी और पिछले 4-5 सालों में इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में कई जगह बार बार सुनने को आपको मिली होगी। दलितों की शिक्षा के लिए भीम आर्मी ने और चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ सालों में काफी काम किया है। चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में काफी असर रखती है। अपने संघर्षों के लिए सरकारों के निशाने पर भी आए चंद्रशेखर आजाद। मई 2017 में उन पर एनएसए लगा दिया गया और जेल भेज दिए गए। 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी की स्थापना की चंद्रशेखर आजाद ने। यूपी के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतारे थे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का चेहरा भी बने चंद्रशेखर आजाद। किसान कानूनों के विरोध में आंदोलन जो हो रहा था उसमें भी शामिल हुए। हाथरस रेप कांड पर भी आवाज उठाई। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन न होने पर अखिलेश ने क्या कहा, अब जरा यह भी सुन लीजिए। तो चंद्रशेखर जी से बात हुई, उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। 1 सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है कि पहले तो हमारे पास भेजा गया और पहले हमारे से शर्त लगाकर किस तरह दी गई हो, सीटों की बातचीत हुई हो, मुद्दों पे बातचीत हुई हो। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का इसमें दिखाई देता है मुझे। आज राजनीति के लिहाज से काफी गर्म दिन रहा। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर,
यही थी। पहले चर्चा चल रही थी योगी आदित्यनाथ अयोध्या से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन आज साफ हो गया वो गोरखपुर से लड़ेंगे। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उतरेंगे, मथुरा से श्रीकांत शर्मा जो कि बिजली मंत्री हैं, नोएडा से पंकज सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे, गाजियाबाद से अतुल गर्ग चुनाव लड़ेंगे, फतेहपुर सीकरी से जाटों के बड़े नेता चौधरी बाबूलाल, छाता से जाटों का ही एक और बड़ा चेहरा लक्ष्मी नारायण चौधरी, सरधना से विवादों में छाए रहने वाले संगीत सोम, थाना भवन से गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा। ये कुछ बड़े नाम बता रहा हूं जो बीजेपी ने आज अपनी पहले और दूसरे चरण की लिस्ट जारी की है। उसके बीजेपी ने पहले चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के लिए 48 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 63 सिटिंग विधायकों पर दाव लगाया है। 63 सिटिंग एमएलए को दोबारा टिकट मिला है। 21 नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं। 21 एमएलए का टिकट काट दिया गया है। कम से कम 20 का टिकट तो काट ही दिया गया है। 10 महिला प्रत्याशियों को भी इस बार चुनाव लड़वाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि 60% टिकट पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को इस बार दिए गए हैं। माना जा रहा है जिस तरह पिछले कई दिनों से बीजेपी से पिछड़े नेता छोड़ कर गए हैं, उनकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। बीजेपी पिछड़ों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए 44 प्रत्याशी ओबीसी हैं, 44, और 19 दलित प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दिया गया है। वैसे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सीट गोरखपुर सदर रही। यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में होंगे। जैसा मैंने पहले कहा, पहले खबर आ रही थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी पारंपरिक सीट पर ही उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया। योगी के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने पर यूपी के बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, सुनिए। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी की लिस्ट सामने आई, योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला हुआ तो अखिलेश ने भी चुटकी ली। अखिलेश बोले अच्छा किया योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया, अब गोरखपुर में ही रहेंगे, लखनऊ वापस नहीं आएंगे। साथ ही यह भी कहा बीजेपी वाले निश्चिंत हो जाएं, बीजेपी के किसी और विधायक को जिनका टिकट काटा है उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करूंगा, जिसका टिकट काटना हो निश्चिंत होकर काट सकते हैं। सुनिए। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट 1। आज एक और अहम पार्टी ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 58 में से 53 सीटों पर पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए। शामली से विजेंद्र मलिक को बीएसपी ने टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर से पुष्पांकर पाल को बीएसपी ने टिकट दिया है। कुछ अहम नाम आपको राष्ट्र की बातों में बता रहा हूं। मेरठ कैंट से अमित शर्मा हैं, किठौर से केपी मावी हैं, गाजियाबाद से सुरेश बंसल हैं, लोनी से हाजी आकिल चौधरी हैं, मांड से 9 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को टिकट दिया गया है। बीएसपी अपने प्रत्याशी लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का वही फॉर्मूला अपनाती हुई दिख रही है जो 2007 में अपनाया था। जिस सीट पर जिस जाति के ज्यादा वोट, वहां से उसी जाति का प्रत्याशी उतारने की कोशिश की है। लिस्ट जारी करते हुए मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि उन्हें एसपी बीजेपी के हथकंडों से सावधान रहना होगा। बीएसपी के खिलाफ
विपक्षी पार्टियां साजिश कर रही हैं। साथ ही मायावती मान्यवर कांशीराम मिशन भी दोहराती नजर आईं। कहा, दलितों उपेक्षितों के न्याय के लिए बीएसपी गंभीर है। इस बार बीएसपी को सत्ता में वापस लेकर आएंगी। चुनाव के नतीजों के बाद हालात बदल जाएंगे। ये बात सब विदित है कि हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को सत्ता में आने से रोका है। हर पार्टी एक एक सीट पर बड़ी ही एहतियात से प्रत्याशियों का चयन कर रही है। जाति, धर्म, मगड़ा, पिछड़ा सभी समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। जीत हासिल करने के लिए तर्कश के हर तीर को कमान चढ़ाया जा रहा है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा सवाल, चंद्रशेखर आजाद ने बिगाड़ दिया अखिलेश का गेम। और दूसरा, गोरखपुर से चुनाव में क्यों कूदे योगी आदित्यनाथ। राष्ट्र की बात में मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद थोड़ी देर में लाइव जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुचि विश्वास कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रोफेसर सतीश प्रकाश बीएसपी की तरफ से बोलेंगे, और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आरएसएस के विचारक। आप सभी का स्वागत। शुरुआत डॉक्टर अजीज खान आपसे कर रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान, आप तो पिछड़ों का, दलितों का सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत एक बड़ा गठबंधन बना रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद ने आज आपका गेम बिगाड़ दिया। यह संदेश दे दिया कि आप दलितों को चाहते ही नहीं है। देखिए मानक जी, ऐसा है कि सीटों के ऊपर अगर सहमति नहीं बनती है तो यह मैं समझ नहीं पाया चंद्रशेखर आजाद जी के इस स्टेटमेंट को कि वो दलित विरोधी कैसे शख्स हो गया। भाई, जब आपस में छोटे दल, बड़े दल मिलते हैं, समझौता होता है, तो कभी सीटों पे समझौता हो जाता है प्रॉपर, कभी नहीं होता है। भाई, वो ज्यादा सीट मांग रहे थे, हम नहीं दे पाने की स्थिति में है, हम 2 सीट उनको मैंने ऑफर किया था, वो नहीं बात बन पाई, तो दलित विरोधी कैसे, ये समझ में नहीं आया। एक बात समझे आप, वो कहीं ना कहीं उनका लोभ निकल के आ रहा था। अगर वाकई में वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की बात करते और दलित हितैषी होते तो उनको गठबंधन करना चाहिए, उनको हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आ गए। देखिए, पहले अभी हमारे नेता ने क्या कहा कि 2 सीटों पे बात सहमति बन गई, एक फोन आया और उसके बाद सहमति खत्म हो गई। तो जब शख्स जो है वो कहीं ना कहीं साजिशन कोई काम कर रहा हो, किसी के बहकावे में आ रहा हो, और एक तरफ आप दलित का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दलित विरोधी हैं। अरे भाई, वही दलित है हमारे पार्टी में। क्या माननीय इंद्रजीत सरोज जी हम दलित नहीं है? क्या माननीय मिठाई लाल भारती साहब दलित नहीं है? क्या के गौतर साहब दलित नहीं है? एक लंबी फहरिस्त है दलित की हमारे पास। गाजीपुर से गाजियाबाद तक तमाम दलितों ने, बड़े कद्दावर नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। आज समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, सामाजिक समरसता की बात कर रही है, और उन लोगों को साथ में जोड़ा है जिनको बीजेपी ने प्रताड़ित किया है, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो। अच्छा, डॉक्टर अजीज खान, ओके डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड, मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। देखिए, जब बीजेपी के नेता और मंत्री छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे थे और बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, 5.25 साल उस सरकार में रहने के बाद, कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, तब आपने कहा बहुत बढ़िया, देखो साबित हो गया बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। अब चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप कह रहे हैं इनकी बात मत मानिए। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? क्यों, मेरे पार्टी में थे वो पहले। अरे वो उनका अलग पार्टी, उनकी अलग पार्टी, मेरी अलग पार्टी है। हमारे सीटों का गठबंधन होना था, बात चल रही थी, नहीं तय हो पाया, इसमें क्या विरोधी का मामला हो गया? अरे भाई, हमारे संगठन में नहीं थे, सहभागी नहीं थे, वो हमारे पार्टी के नहीं है चंद्रशेखर आजाद। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, कई पार्टियां हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनसैलाब देख करके तमाम पार्टियां हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो पिछले 4-5 दिन में जो बीजेपी के मंत्री और नेता बीजेपी छोड़ के सपा में गए, मैं उस फैसले को भी, उस कदम को भी इसी लाइट में क्यों ना देखूं कि वो भी अपने करियर की वजह से शायद उनको लगा हो कि बीजेपी में अब और अच्छा नहीं चलेगा, वो चले गए, आपकी पार्टी में आ गए। देखिए सर, एक बात आप समझिए, कैरियर तो सुरक्षित है समाजवादी पार्टी में, ये बिल्कुल पक्का है, और ये सब लोगों ने इस चीज को एहसास किया। एक बात और जानिए, लेकिन
5 साल जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों को प्रताड़ित किया है, लोग अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे, बंधक बना लिया था। लोगों की बात नहीं सुनी गई, पिछड़े समाज और खासतौर से दलित समाज की बात नहीं सुनी गई, उससे ऊब करके लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो वहां इस्तीफे दिए गए उसमें उसकी भाषा देखा आपने मानक जी? आप तो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप तो भाप लेते हैं मौके पे। हाँ, नहीं, वो ठीक है, वो सही है, वो मैंने दिखाए भी थे, तीनों इस्तीफे बिल्कुल एक जैसे थे। लेकिन जफर इस्लाम सीधा आरोप यही अखिलेश यादव ने लगाया था और वही अब डॉक्टर अजीज खान लगा रहे हैं। कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के पास किसी का फोन आया था, बातचीत बन गई थी, सहमति हो गई थी, एक फोन आया और चंद्रशेखर आजाद पलट गए। क्या वो फोन बीजेपी की तरफ से आया था क्या? देखिए, ये अपनी हकीकत बता रहे हैं। हकीकत तो यह है जो चंद्रशेखर जी ने की जुबान से निकली है। ये तो क्या आप सही बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं, अपने काले कारतूत पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये विरोधी नहीं होते तो जिस तरह से इन्होंने मायावती जी के साथ हाथ मिलाया था, इनको बहुत सारे वोट मिलते। कोई भी दलित ने इनको वोट नहीं दिया, इसलिए कि इनके लक्षण मालूम है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समय, जब उनका समय था 2012 से 17 तक, किस तरह से जो दलित समाज के लोगों को इन्होंने बहुत सारे चीज से महरूम रखा, उन पे ज्यादतियां की, उन पे उन्हें कई लोगों को मारा पीटा भी, जेल में भी डाला और अन्याय बहुत किया उनके साथ। दलित समाज बहुत अच्छे से जानता है कि उसका अगर कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और उनके लिए हम लोग हर तरह के वो चीजें की है जो कि उन्होंने कल्पना भी नहीं सोची थी। चाहे बात देने का सवाल हो, चाहे उनके लिए बहुत कुछ करने का, दलित समाज के लिए काम करने का समय हो, उनको मजबूत बनाने का जो कोशिश है। ठीक है, ओके जफर भाई, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, अभी डिटेल में और बातचीत करेंगे। अभी आपकी जो लिस्ट आई है आज उस पर भी बहस करनी है। चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब चंद्रशेखर सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुन पा रहा। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर अजीज खान बैठे हैं समाजवादी पार्टी से। उन्होंने कहा आपके मन में लालच आ गया, आपके पास किसी का फोन आया और उसके बाद 2 सीटों पे जो सहमति बनी थी आप उससे पलट गए। क्या जवाब देंगे? अजीज साहब को क्यों कहूं कुछ? इनके नेता जो हैं, जिन पे हमने भरोसा किया, मैंने उनसे अपनी बात कह दी और मैं उनसे कह के भी यार 2 दिन इंतजार करके। और फोन जो है, फोन तो मैं लोकतंत्र को मानता हूं, तो अपनी पार्टी के नेताओं को, भीम आर्मी के हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी अध्यक्ष को मैं फोन करके बताऊंगा कि भाई आपने मुझे जिस प्रस्ताव के साथ भेजा, बुलाया गया समाजवादी द्वारा, फिर उसके बाद यहाँ क्या है ये तो मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं अकेला व्यक्ति लोकतंत्र को ना मानते निर्णय लेने वाला होता तो वही निर्णय ले लेता। फिर जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर को माननीय काशीराम साहब को मानने वाले व्यक्ति, तो क्या आप विधायक बनने के लिए आतुर हैं क्या? मैंने कहा नहीं, तो लड़ाई तो सामाजिक न्याय की है, लड़ाई तो विश्वास की है। जब आज ही विश्वास टूट गया तो कल क्या होगा? तो मैंने उनसे मना कर दिया। अभी तो कंफ्यूजन इनको ये हो रहा है, सब लोगों को, इनका कोई सहयोगी कोई बयान दे रहा है, कोई सहयोगी कोई बयान दे रहा है, जो भैया है वो कुछ और बयान दे रहे हैं, सब आपके सामने। नहीं, मुझे उनसे कोई अखिलेश ने भी यही कहा था। अखिलेश जी ने भी यही कहा, वो बोले कहीं से फोन आ गया, 2 सीटों पे सहमति बनी थी और आप पलट गए। खैर नहीं, आपने जो उसका जवाब देना था आपने दे दिया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा कि आपका अपमान हुआ। मैं चाह रहा हूं जरा कहानी बताइए, अखिलेश ने कैसे अपमान किया आपका? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ है, मैंने कहा दलित समाज का अपमान हुआ है। कैसे? कि आप बुलाते हैं और बुलाने के बाद जब मैंने तो आपको बड़ा भाई मान के एक्सेप्ट कर लिया, और मैं समझता हूं कि बीजेपी को रोकना कितना जरूरी है। पिछले 1 महीने 10 दिन से हम लोग बातचीत में हैं, तो अब 25.5% दलितों को आप ये कह रहे हैं कि आप विधायक बन जाए। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति, जिन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, मैं माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानने वाले व्यक्ति, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया, मैं मंत्री पद के लिए वहां ऊपर मेरे मुद्दे थे उनसे, मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि आप इस विश्वास को, अगर हम दलित समाज के लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो ये भरोसा ही तो हम जनता के बीच लेके जाएंगे। तो जब वो उनको लगता है, वो उत्साही है कि भाई वो बिना दलितों के अपनी सरकार बना सकते हैं, तो वो अगर किसी को इग्नोर किया जाता तो ये अपमान ही तो होता है।
तो मैंने ये बात रखी और मुझे भरोसा है कि दलित समाज के लोगों की रीढ़ मजबूत हो रही है भीम आर्मी आंदोलन से, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। ओके, लेकिन मेरी चंद्रशेखर मंगल आपको ये कामना तो है। मानना पड़ेगा, आपने जो ये कहा कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में ही देख लीजिए, सारे के सारे पिछड़े नेता, दलित नेता भर भर के बीजेपी से और सीधे समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसे में आप ये कैसे कह रहे हैं कि अखिलेश को या समाजवादी पार्टी को दलितों की चिंता नहीं है, अपमान कर रहे हैं वो, या उनकी जरूरत नहीं है? देखिए, मैं लड़ना नहीं चाहता, बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी तो मंगल कामना है। पिछले 5 साल में आपने देखा किसी दलित की हत्या में हाथरस जैसा मामला हो, कोई गए हो? आपने देखा तो आप बता दीजिए। आप प्रयागराज में 4 दलित परिवार के लोगों की हत्या हुई एक दिन में, दो बच्चे थे, एक माँ और उसकी बेटी, दोनों के साथ सामूहिक रेप हुआ, कभी गए हो सर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई तो अन्याय, अत्याचार और जुल्म जाति के खिलाफ है, लड़ाई तो हिस्सेदारी की है। आप 22.5% दलितों को, 25.5% SC/ST के लोगों को क्या प्रतिनिधित्व देते हैं? सवाल ये है। आपने बराबरी की हिस्सेदारी की बात करके बुलाया, मैं मंत्री पद थोड़ा लेने गया, चंद्रशेखर ठोकर मारते थे मंत्री पद को। भाई लोग यही तो कहते हैं ना कि लोगों के लिए मंत्री और विधायक बनना जरूरी था, मैं नहीं बनना चाहता विधायक। अच्छा चंद्रशेखर, इसका मतलब ये हुआ जो बीजेपी ने आज पहली और दूसरी लिस्ट अपनी जारी की है ना, उसमें करीब देख रहा हूं कि 18-20% दलितों को टिकट दिया है, 40% ओबीसी को टिकट दिया है। मतलब ये तो आप तो इस फैसले का फिर स्वागत करेंगे ना? मैं क्या कह रहा हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी सरकार से, इन्हीं मुख्यमंत्री से तो हम लोग मांग रहे थे। जो लोग हमारा वास्तविक नहीं दे रहे हैं, सीटों से आप बात कर रहे हैं, इनमें से किसी एक व्यक्ति की हिम्मत होगी कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके वर्तमान की सरकार का जो मुख्यमंत्री है, भविष्य में जो कुछ भी होगा, सोचिए अगर किसी की सरकार इनमें से अपने पार्टी प्रोटोकॉल तोड़ के दलित हितों के लिए बात करने। देखिए, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी दलितों से कितनी घृणा करते हैं, इसका पैमाना यह है कि वो एक दलित के साथ के घर जाकर खाना खाते हैं और उसकी फोटो वायरल कराते हैं कि देखो हम दलित के साथ खाना खा रहे हैं, यानी कि आज भी दलित अछूत है। 25% दलितों को तमाचा मारते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। तो मैं, आप कह रहे हैं कि वो, मैं उनका सम्मान करूं जिन्होंने 2 अप्रैल जैसे मामले, मैंने भैया से भी कहा, अखिलेश जी से, 2 अप्रैल जैसे मामले में जिन्होंने जो है ना हजारों लोगों का जीवन खराब कर दिया, राशुका लगा लोग जेल में डाले, आज उस बीजेपी का टिकटों से सम्मान करूं। मतलब इसका आप बीजेपी के साथ नहीं जा रहे ना? बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता ना चंद्रशेखर। आप तो जानते हैं ना, क्या डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले संघर्षशील लोग कभी झुकते हैं क्या? मैं 2 दिन इसलिए वहां रहा कि किसी तरह से ये एक गठजोड़ पूरा 85% बहुजन समाज के लोगों का हो जाए। सबका विश्वास था कि भाई इस गठजोड़ के भरोसे हम लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। हमारी लड़ाई तो सत्ता की है ही नहीं, सामाजिक न्याय की है, हिस्सेदारी अधिकार की है, स्वाभिमान सम्मान की है। तो अब क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे, क्योंकि बीएसपी से आपका गठबंधन हुआ नहीं, अखिलेश हमारी जी। अब क्या करेंगे? बीएसपी से गठबंधन हुआ नहीं, समाजवादी पार्टी से हुआ नहीं, बीजेपी से करना नहीं, तो क्या कांग्रेस ही एकमात्र रास्ता बचा है क्या? क्योंकि प्रियंका जी के साथ आपकी एक तस्वीर भी हमने देखी थी, उन्होंने आपका हालचाल भी जाना था। क्या कांग्रेस के साथ कुछ संभव है? देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, पिछले 2 महीने से भैया के मैं टच में था और कोशिश कर रहा था कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मुझे आंख से आंख मिला के बात करनी है। राजनीति आज खत्म नहीं हो रही। मैंने कभी झूठ पे राजनीति नहीं की, मैं किसी नेता मंत्री का बेटा नहीं हूं। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं जो परिवर्तन की राजनीति के लिए यहाँ आया है। मैंने 2 महीने से अपने कार्यकर्ताओं को निराश किया, उनको रोका कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूं धनतंत्र की राजनीति है। अगर मेरा कार्यकर्ता कहीं तैयारी करेगा, 2-4-10 लाख रुपए खर्च करेगा और कल उसको टिकट नहीं मिलेगा बेचारे को, तो वो उसकी आंखों से आंख नहीं मिला पाऊंगा। वो ये कहेगा कि मेरे बच्चों का हिस्सा था भैया जो मैंने खर्च कर दिया, कि यहाँ से आंदोलन के जरिए कुछ आगे बढ़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि हम गठबंधन में जा रहे हैं, गठबंधन के साथ जाके हम लोग जो है ना बीजेपी को रोकने का काम करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये जो अन्याय हो रहा है इसको रोकने का काम करेंगे। तो अब लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई तो अपने अपने कंधों पे लड़ी जाती है। अच्छा, कितनी सीटों पर थोड़ा ये भी बताइएगा, आपका दावा क्या है? उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर आपका प्रभाव है और आप असर डाल सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं दलित उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा पे है, और आप मेरा काम जानते हैं। अगर आप ये कहेंगे, जिस तरह से मीडिया के लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर को नौजवानों का सपोर्ट है, तो नौजवानों की आबादी भी 60% है। तो मैंने अपने काम से सिर्फ दलितों में नहीं, मैंने दिन रात एक करके 69 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी, जो मुख्यमंत्री जी को माननी पड़ी।
कि भाई हाँ घोटाला हुआ था, 68,000 वैकेंसी देने का मन बनाया उन्होंने, लिस्ट जारी की, यानी कि घोटाला हुआ था ना, कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती द्विवेदी जी पे जो शिक्षा मंत्री थे। तो मैंने अपने काम से माइनॉरिटी के लोगों के साथ, जब यहाँ बवाल हुआ सीएनपी एनआरसी जैसे कानून बने, कोई नहीं खड़ा हो रहा था, राजनीति एक तरफ रख के मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ खड़ा हुआ इस बात के साथ कि भाई हम साथ हैं, ठीक है, संविधान ओके, की लड़ाई। लेकिन चंद्रशेखर, अब पता है क्या होगा, आपको पता है, आपको बहुत, मानक जी मेरा प्रभाव ये है कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि मैं सरकार बना दूंगा, गिरा दूंगा, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों के मान स्वाभिमान की रक्षा करूंगा, उनको झुकने नहीं दूंगा। ठीक है, तो हम लड़ेंगे अपने वर्ग से, ठीक है, और प्रयास करेंगे। सोचे ना, एक आखिरी सवाल, होता है, ठीक है, व्यक्ति मुख्यमंत्री देखा, मानक जी 1 मिनट दीजिए बस। हाँ, एक सीट का व्यक्ति मैंने मुख्यमंत्री देखा। सोचिए अगर हम अपने दम पे सीटें जीत के आते हैं, या हमारा गठबंधन जिसके साथ भी हो, तो अगर हम जीत के आते हैं और कल सरकार अब जरूरत हो जाती है, तो क्या कल फिर हम मना कर देंगे? मैं बीजेपी को रोकने के लिए फिर कल अखिलेश जी को समर्थन कर दूंगा अगर उनको जरूरत होगी। मैं बिल्कुल ना नहीं कर रहा हूं, बड़ा भाई क्या क्या हूं, सम्मान करूंगा, लेकिन उनको भी छोटे भाई की का सम्मान और समाज का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने तो खुद कहा ना कि मैंने कहा कि भाई कितनी सीटें देने की बात कही, तो मैंने कहा कि अब आप घर बुला के अगर अपमान करना चाहते हैं तो अलग बात है। तो आप कितनी मांग रहे थे? आप कितनी सीट मांग मंगल काम, मैं तो हिस्सेदारी मांग रहा था, क्योंकि मुझे 2 अप्रैल के हमने मुकदमे झेले, हमारे लोग आज तक जो है ना कोर्ट कचहरी को चक्कर काट निर्दोष होते, भाजपा ने भेजे जेल हमारे लोग, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं वो अपना फैसला रिवर्ट किया, लेकिन आज तक मुकदमे वापस नहीं। ओके, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उसके बाद मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने कहा अखिलेश से मेरा अभी रिश्ता टूटा नहीं है, अगर मैं अकेले भी लड़ता हूं और कुछ सीटें लाता भी हूं और अखिलेश जी को चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो मैं समर्थन दे सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा यह है, आपके ऊपर आरोप लगेंगे अब, क्योंकि आज आपने जिस तरह अखिलेश को दलित विरोधी बता दिया, लोग कहेंगे कि यह तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप अखिलेश पर हमला कर रहे हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में 7 mm का गैप हो, और वो आदमी 2 दिन इस गठबंधन को बनाने के लिए अपना स्वाभिमान सम्मान दांव पे रखे, और मैं आपको फिगर भी दे दूंगा। मैंने अंत ये भी कहा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं 5 सीटों पे भी कर लूंगा। मैं समाज को ये कह दूंगा कि जितने दूसरे साथियों को इतने आपको दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को रोक लेंगे। मैं जवान देकर कह रहा हूं, मैं ये भी बात कह दी तो आप 3 बातों में कुछ नहीं रखा है, मैं फिर कह रहा हूं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं चंद्रशेखर, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं 5 सीटें भी दे देते तो भी गठबंधन हो जाता। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं चाहता हूं, मैंने इसीलिए देखिए आपको बुलाया कि आप खुलकर अपनी बात करें। दे देते और मैं साबित कर दूंगा आप एविडेंस के साथ। मैं चंद्रशेखर झूठ नहीं बोलता मानक जी, मेरी उम्र इतनी नहीं कि मुझे राजनीति नहीं करनी, और मैं छल की राजनीति नहीं करता हूँ। और अखिलेश जी इस बात को ना कर दें, आप पूछ लीजिएगा भाई ये बड़े कि क्या वो उसने नहीं कहा कि बस आप जो है ना, जिन लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप विधायक एमपी मिनिस्टर बन जाओ, तो क्या करेगा चंद्रशेखर विधायक मिनिस्टर बनके, जब वो लोग जो दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता मेरे, अगर मैं उनको सदन में नहीं भेज पाया तो मैं क्या करूंगा? और वो लोग अपने क्षेत्रों के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये बताइए ना कि बीजेपी में भी तमाम जगह दलित है, रिजर्व कोटे में कितने दलितों की बात होती है और कितने उनके मुद्दों पे नीतियां बनती है। ओके, कोई नहीं बोलता। मैं तो जान गया ना, मैंने देखा। ओके, ऑल राइट। बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए। और अपनी राष्ट्र की बात की बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, वो भी बता देता हूं। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर जो बैन लगा रखा था उसे अब 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोविड के मामले हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़े हैं, आपको पता ही है। अब उन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जो रैली, रोड शो और जनसभाओं पर रोक लगा रखी थी, उस रोक को 22 जनवरी तक, एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। सैयद जफर इस्लाम, आप अगर इस बात से खुश हो रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश को घेर लिया, उनको नुकसान हो जाएगा, आपने सुन लिया। वो तो कह रहे हैं कि अगर अकेले भी लड़ूंगा बाद में जाऊंगा अखिलेश के साथ ही। आपको तो उनके शब्द पसंद नहीं आ रहे होंगे। देखिए, मैं उनके शब्दों में उन्होंने क्या कहा नहीं कहा उससे हट के एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में इतना फर्क है, जो उन्होंने पहले भी कहा था, जिसको हम बार बार दोहराते भी रहते हैं और बार बार प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि वो दलित विरोधी पार्टी है और हम दलित हितैषी पार्टी है। हमने दलित का सम्मान किया है, हमने दलित को हाथ मजबूत किया है, हमने दलितों के लिए हर वह चीज, असंभव काम को संभव करके दिखाया है। जिस चीज से वंचित थे उनको वंचित नहीं रहने दिया, और
जो मान सम्मान देने का था, अभी बाबा साहब के बारे में कह रहे थे वो, अब बाबा साहब को आखिर मान सम्मान किसने दिया? हमने ही तो दिया। बाबा साहब को आज भी देखिए पंचतंत्र जो बना है वो किसके लिए बनाया है? इसलिए कि बाबा साहब को हम वो मान सम्मान देना चाहते थे। आज हमने एक दिवस उनके नाम से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? उनको मान सम्मान देना चाहते अच्छा हैं। जफर भाई, बड़ी पूरे चर्चा हो रही है समाज कि को आपने मान योगी सम्मान आदित्यनाथ देना को गोरखपुर से क्यों उतारा, अयोध्या से क्यों नहीं उतारा? बहुत चर्चा चल रही थी, हिंदुत्व के नैरेटिव को आप मजबूत करेंगे, अयोध्या से उतारेंगे योगी जी को, पर अब कह रहे हैं गोरखपुर से ही लड़ेंगे वो, ऐसा क्यों? सुनिए, मैं एक बात कर, चर्चा कौन कर रहा था? हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर है, उन्होंने चर्चा की थी। आपने सुना था कि उनका चर्चा है? नहीं, आपके नेता कह रहे थे कि मैं वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात नहीं कह रहा हूं, आपके लोकल नेता बहुत सारे कह रहे थे। सब एक ही बात कह रहे होंगे। किसी को भी सुनाइएगा तो एक बात कि भाई डिसीजन जो है, चाहत कोई भी कह सकता है, मैं कह सकता हूं कुछ, आप कह सकते हैं कुछ, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद देम। तो वो जो फैसला करेंगे वो फाइनल फैसला। नहीं, आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप डर गए, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उतरने से डर गए। देखिए, सुनिए, बिल्कुल जमीन साफ छोड़ दिया है। अखिलेश यादव चाहे तो वहां से लड़ ले, वहां से उसके बाद भी जीत जाए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस जगह से लड़ेंगे उस जगह से जीतेंगे। मैं तो चैलेंज करता हूं, आज योगी जी वहां से नहीं लड़ रहे हैं, हम सबसे हल्का प्रत्याशी भी अगर वहां दे तो भी अखिलेश यादव जी डर से नहीं जाएंगे। आप बोल दीजिए जरा जा रहे हैं। हम तो योगी जी का तो डिक्लेयर हो गया है, लेकिन हम कोई भी प्रत्याशी देंगे। ये मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, पहले रह भी चुके हैं, तो जाहिर है उनको किसी डॉक्टर अजीज खान बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। डॉक्टर अजीज खान बोलिए, आप जो कह रहे हैं डर गए, चुनौती आपको उल्टे दे रहे हैं सैयद जफर इस्लाम, उतार दीजिए अखिलेश जी को अयोध्या से। देखिए मानक जी, लगातार पिछले एक लंबे वक्त से चर्चा चल रहा था कि साहब योगी जी अयोध्या लड़ेंगे, मथुरा लड़ेंगे, काशी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। और हम तो ये बीच में मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि शायद टिकट कट जाएगा योगी जी का, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कम से कम इतना सम्मान किया, उनको टिकट दे दिया, और टिकट उनके गृह जनपद से दे दिया। ये उपकार किया या उनके खिलाफत में गया, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि उनके साथ क्या है, उनकी रंजिश क्या है। देखिए, गोरखपुर भेजने का सिर्फ एक, हालांकि उनका निजी मामला है, मुझे उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, चूंकि सारे कटाक्ष करके कह रहे हैं मुझे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, दोपहर से कटाक्ष कर रहे हैं। मैं एक जवाब दूंगा। अरे सर, मुझे मौका दे, एक जवाब देना चाहता हूं, इसका जवाब सीनियर आदमी, मुझे मौका दे, एक कार्यकर्ता को मौका दे। मैं ये कह रहा था, आप बोल लीजिए, वही गोरखपुर, सर ये वही गोरखपुर की धरती है जहां पर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे वहां के गोरखपुर के लोगों को। माननीय योगी जी ने कहा था मेट्रो आएगा, बुलेट आएगा, गीडा में फूड पार्क बनेगा, आयुष मेडिकल कॉलेज बनेगा, और साहब वहां के जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसको तमाम तरीके के वार्ड हम बना देंगे, इंसेफ्लाइटिस से लेके पता नहीं क्या क्या। बताइए ना क्या क्या हुआ वहां? तो नौका विहार जो था ना, उसमें नाव तक नहीं डाला है। डॉक्टर अजीज खान, अजीज भाई एक सेकंड, आप बिल्कुल कटाक्ष करिएगा, बिल्कुल आपको पूरा मौका है, खुली छूट है, आपका हक है, लेकिन आपको क्या इस फैसले के पीछे की राजनीति, रणनीति समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है, आज जो लिस्ट जारी हुई है उसको देखिए, जिसमें 60% टिकट ओबीसी और दलितों को दिया है बीजेपी ने, 60% ओबीसी और दलित मिला के। और अयोध्या से अगर योगी जी को नहीं उतारा, आपको यह सोची समझी रणनीति नहीं समझ में आ रही है कि बीजेपी इसे हिंदुत्व वर्सेस अगड़ा पिछड़ा ये नहीं बनाना चाह रही है? सर मानक जी 10 सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट कहा, ठीक कह रहे हैं आप। यानी दलितों की हितैषी, यानी दलितों का सम्मान करना चाहती है। एक तरफ तो आप पिछड़ों को स्टूल पे बैठाते हैं, एक तरफ पिछड़ों को आप फाइबर की सीट पे बैठाते हैं और खुद सोफे पे बैठते हैं। एक तरफ पिछड़ों का सम्मान नहीं करते, 5 साल पिछड़ा घुटन महसूस कर रहा था, आप देखिए ना। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं साहब टिकट दे करके साहब हम पिछड़ों का सम्मान करते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे कि सम्मान कैसे करते हैं। नहीं, एक सेकंड, नहीं, देखिए, नहीं, ये चेंज, गोल पोस्ट चेंज मत करिए। जब भी चुनाव में टिकट दिए जाते हैं या एमएलए जीत के आते हैं या मंत्री बनाए जाते हैं, आप लोग भी गिनते हैं कितने टिकट दिए, कितने एमएलए जीत के आए, कितने मंत्री बने। मैं तो आपकी भी लिस्ट देख रहा हूं, जो आपकी सपा और आरएलडी की एक लिस्ट आई है, उसमें देख रहा हूं 31% मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 31%, 23-24% के आसपास दलित हैं और सिर्फ 10% ओबीसी हैं। वो भी देख रहा हूं मैं, और बीजेपी की भी देख रहा हूं। सर मानक जी, आप इस बात को समझिए, एक तरफ ये टिकट देते हैं, दूसरी तरफ अपमानित करते हैं। जब उनके वोटों से जीत जाते हैं,
जीतने के बाद उनका अपमान करते हैं। आप देखिए ना इनका चेहरा, उन्हीं के वोटों से जीते थे। 2017 में इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए पिछड़ों को, बड़े बड़े वायदे किए, संगीत नारे रागी दिए। रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? संगीत रागी अंत में क्या हुआ? जब जीत गए उसके संगीत बाद क्या रागी। हुआ? उनको अपमानित किया इन्होंने। संगीत रागी, क्या मेरे एनालिसिस से, मेरे विश्लेषण से आप सहमत हैं कि बीजेपी इसे हिंदुत्व वर्सेस पिछड़ा ये नहीं बनाना चाह रही है, इसीलिए 60% ओबीसी और दलितों को टिकट दिया और योगी जी को अयोध्या से नहीं उतारा? देखिए मानक जी, हिंदुत्व वर्सेस पिछड़ा बनाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दलित समाज और पिछड़े समाज हिंदुत्व के उतने ही अंगीभूत हैं जितना कि ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज। हिंदुत्व की लड़ाई पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी से है। मैं बहुत साफ शब्दों में और बहुत खुल करके बोल रहा हूं। जो रेडिकल इस्लाम, जो रेडिकल क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है, जो रेडिकल इस्लाम उत्तर प्रदेश, केरला, जो एक ढंग से पाकिस्तान का एक मिनी स्वरूप और उसी मानसिकता में काम करती है, उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व की लड़ाई है। सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये मैं बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूं। जिनकी मानसिकता जिन्ना के लिए है, समाजवादी पार्टी का एक सांसद खुलेआम तालिबान की घोषणा करता है, तालिबान के समर्थन में खड़ा होता है, कहता है कि देश के हिंदुओं को खाने और पहनने की तमीज औरंगजेब ने सिखाई है, बाबर ने सिखाई है, और उस ऐसे विचारों के खंडन के लिए समाजवादी पार्टी आकर के खड़े होकर के घोषणा नहीं करता है। हिंदुत्व की लड़ाई उनसे है। और सच पूछिए तो इस लड़ाई में जितना सैक्रिफाइस पिछड़ों ने किया है, दलितों ने किया है, वो उतना ही है जितना एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने किया है। तो आप 60% ओबीसी दलित को जो टिकट दिया गया है, जानबूझ करके खड़ा किया जाता है। 60% दलित और ओबीसी को जो टिकट दिया गया है, संगीत रागी, आप उसमें एक खास बात कोई नहीं देख रहे हैं? मैं इतना ही उसमें देखता हूं कि देखिए, पहले और 70 के दशक में हुआ करते थे कि नेताओं के एक समाज के नेता होते थे और उसी नेता के पीछे सारा समाज चल पड़ता था। मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया के दौर में एक मजदूर भी जो काम करने वाला है, वह अपनी एक जाति के नेता से पहले वो देखता है कि हमारे लिए क्या हुआ है, हमें उज्ज्वला के तहत कोई रोशनी मिली है क्या, हमें घर मिला है क्या, हमें शौचालय मिला है क्या, हमारी बहू बेटियां जो पहले दिन के उजाले खत्म होने का इंतजार करती थी गांव में शौचालय जाने के लिए, उसकी डिग्निटी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व पर पीछे क्यों हट गए, मैं तो ये भी पूछ रहा हूं। अयोध्या से योगी जी क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए, हिंदुत्व, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ सकती है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये लगभग वैसा ही है जो कोई व्यक्ति अपने मूल से हट जाए, अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों और अपनी संस्कृति से जिसको लगने की लज्जा आने लगे, तभी वो हट सकते हैं। ओके, ऑल राइट, ओके। शुचि तो और सतीश प्रकाश, कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, शुचि और सतीश प्रकाश। सतीश आ रहा हूं, पहले शुचि आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी की लिस्ट आई है और उसमें खास बात आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, कैलकुलेशन तो बड़ा अच्छा किया है बीजेपी ने, कई दिन बहस की और देख लीजिए कैसे 60%, 40% ओबीसी और करीब 20% दलितों को टिकट दे दिया। जी, अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि अंबेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान तो उन्होंने ही दिया, इतना जबरदस्त सम्मान दिया था कि संविधान की प्रतियां जलाई थी, और उन्होंने भी हिंदू महासभा को बहुत सम्मान दिया था, मनुस्मृति का दहन किया था। दोनों घटनाएं इतिहास की हैं, लेकिन संघ हो या हिंदू महासभा हो, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या इनके 109 संगठन, उनका पूरा विमर्श दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक विरोधी है। तो तीसरा इन्होंने कहा कि दलितों के ये बहुत हितैषी हैं। अभी अजीज साहब ने कहा आप स्टूल नहीं देते, बैठने नहीं देते, ये मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी। केशव प्रसाद मौर्य जी चेहरा बने थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जब मेदांता में एडमिट हो गए तो मठाधीश की एंट्री हो गई।
जब वो बेचारे किसी तरह रोग आके डिप्टी सीएम बनाए गए, उसके बाद उनकी पट्टिका उतार के जमीन पे फेंक दी। उससे भी जब उन्हें सुकून नहीं हुआ तो कभी बंसल का कांड उठा दिया, कभी उनके पीडब्ल्यूडी विभाग की चिट्ठियां, कभी उनका कोई काम नहीं होने दिया। कोई टेंडर ठेका पट्टा वो कुछ अगर करा पाए हो तो बड़ा मुश्किल बात है। जब इससे भी चैन नहीं हुआ तो उनके समर्थकों को लगातार दूषित किया। जब इससे भी किसी तरह का सुकून नहीं हुआ तो उनकी हिंदी की डिग्री फर्जी है, ये भी उन्हीं की पार्टी के लोगों ने निकाला। वो बेचारे संघ के विमर्श से निकले व्यक्ति हैं, हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि है, अपने समाज को न्याय न दिला सके। अगर जरा भी स्वाभिमान होता तो उन्हें तो पहले ही पद हो जाना चाहिए था। जब प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को ये इस कदर नीचा दिखा सकते हैं तो ये कितने हितैषी है, कितने विरोधी, ये मैंने आपको संविधान की प्रतियां जलाने से और केशव मौर्य की दुर्गति तक बता दिया। ओके, ऑल राइट। तो सतीश प्रकाश, आप भी इससे- बोल लीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड करने का मौका दे रहा हूं। सतीश बिल्कुल नहीं बोले। सतीश, आज मायावती ने भी अपनी लिस्ट जारी की है, लेकिन उसमें मैं देख रहा हूं जो बीएसपी की लिस्ट आई है, उसमें बीएसपी की लिस्ट में खास बात यह है कि 26% मुसलमानों को टिकट दिया गया है, 25-26% के आसपास, जबकि दलित सिर्फ 17% है। ऐसा क्यों? और ओबीसी करीब 22-23% है। नहीं, अब मैंने तो उसको लिस्ट को इस तरीके से नजरिए से कभी देखा नहीं है ना कि उसमें कितने कौन से हैं। लेकिन ये है कि हम चूंकि सामाजिक न्याय की बात करते हैं और माननीय काशीराम जी के सिद्धांतों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है, हमारा मानना है कि हम हिंदू मुसलमान और पूरी सोसाइटी को बांट करके नहीं। हमारा मानना है, माननीय काशीराम जी ने भी ये कहा कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी, संख्या के आधार पर हम हिस्सेदारी तय करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देखिए, पूरे पश्चिम के अंदर हमने हर समाज को, चाहे वो कोई भी समाज है, तमाम हर वर्गों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। और मानक जी, आपके कार्यक्रम में बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं, 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। कोई भी सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं है कि जहां मिनिमम 35,000 दलितों से लेकर के 70,000 दलित तक एक एक विधानसभा के ऊपर है। बहुजन समाज पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो बाकी पार्टियों के, बाकी दलों के लीडर्स 0 से शुरुआत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो मिनिमम 35,000 से 70,000 की वो लिमिट होगी, वहां से उसकी शुरुआत होगी। अगर बीजेपी ने ये चुनाव ना भटकाया, मान लीजिए रागी जी देखिए, सुनिए, ये दलित है, इनका हाजमा बड़ा मजबूत होता है, ये चीजों को बहुत याद रखते हैं। और सुनिए, ये पॉलिटिकल जाल में नहीं फंसते, किसी के नहीं फंसे आज तक। ये देखिए, इन्होंने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करी, इन्होंने समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं करी। जिन लोगों ने मुगलों का अगर समर्थन करने वाले लोग हैं, ये करने वाले लोग हैं, हमने कभी किसी को नहीं करा। इस देश का संपूर्ण इतिहास गवाह है। इस देश के दलित ने, इस देश के आदिवासी ने, इस देश के पिछड़े ने कभी कोई ऐसी गद्दारी की बात नहीं करी। गद्दारी जिन्होंने करी होगी उनको सजा दीजिए, राष्ट्रवाद की भाषा समझानी। और एक बात और कह दूं राजा साहब, सुनिए, आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में बता दूं। आप कहते हैं कि शौचालय हमने बनाए, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि गांव में जो दलितों के घर है ना, वो 50-50 गज में है, वहां नल भी है, वहां शौचालय है, तो वहां गंदगी भी वहीं जा रही है, तमाम लोग बीमार हो रहे हैं। जब शौचालय बनाने की बात हुई थी गांव के अंदर, तो ये भी कहा था कि गांव के तमाम शौचालय को जोड़ करके एक सीवर सिस्टम से, एक लोकल सीवर सिस्टम बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी, देखिए, हमने आरसीसी की सड़कें, हमने सिर्फ आगरा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया था, उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में। अच्छा सतीश, ओके, एक चीज और बोलिएगा, सतीश। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं अखिलेश दलित विरोधी हैं, या उनको दलितों का वोट नहीं चाहिए, उन्होंने अपमान किया दलितों का। आपका कुछ कहना है इस पर क्या? नहीं, देखिए मानक जी, देखिए, चंद्रशेखर जी एक दल को चलाते हैं और दो दलों के बीच की ये लड़ाई है। देखिए, वो पिछले 6 महीने से कहीं ना कहीं जो है अखिलेश जी के संपर्क में थे, और ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, ये 3-2-5 देखिए, अभी सुनिए, इस देश का दलित मानक जी इतना कमजोर नहीं है। इस देश का दलित और नेताओं को भी ये बात जान लिखनी चाहिए कि वो संगीत रागी पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। संगीत बताइए जल्दी से, आप क्यों हंस रहे हैं? उसके बाद आ रहा हूं जफर इस्लाम अजीज का। हाँ, संगीत रागी। मानक जी, दलित की परिभाषा देखिए कैसी हो गई है। भीमसेना के चंद्रशेखर जी यदि बोल रहे हैं कि हम दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सतीश जी उनको खारिज कर देते हैं, कहते हैं वो दलित नहीं है। मायावती जी के दलित एजेंडे को
डॉक्टर अजीज खान जी की पार्टी कहती है, खारिज कर देती है, बोले दलितों के वो हित ऐसी नहीं है। देखिए, मजेदार बात है कि जो जाटो समाज बायएसपी का डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि बाकी से समाज जो है वो छिटक करके भारतीय जनता पार्टी के पास आए। वो इसीलिए तो आए थे कि वहां पर बाकी नॉन जाटो जो दलित थे उनका वहां अपमान होता था। श्रीमती मायावती जी 70 जोड़ी चप्पल पहने और दलित समाज की एक महिला के पैर में जूती न हो तो वो महिला तो प्रश्न ये करेगी ना कि मैं एक जाटो समाज के होने के कारण ही मायावती को क्यों वोट दूं। एक यादव समाज का व्यक्ति ये जरूर प्रश्न करेगा ना कि एक ही घर का परिवार का आदमी मुख्यमंत्री हो रहा है, कल जाकर के उनके बेटे और घर आने वाला शिशु भी जो है वो मुख्यमंत्रित्व का दायित्व संभालेगा। अजीज खान, उसके बाद जफर इस्लाम आ रहा हूं। अजीज खान, बीजेपी की कोशिश बिल्कुल साफ है, इस लड़ाई को हिंदुत्व वाली लड़ाई बनाना ही नहीं है। और देखिए, जैसे संगीत रागी कह रहे हैं, अभी भी नजर गैर यादव ओबीसी पर और गैर जाटव दलित पर है बीजेपी की। 60% टिकट दे दिए दलितों और पिछड़ों को। देखिए मानक जी, अभी लगातार चर्चा भी हो रहा है और सूची विश्वास जी ने भी कहा। आप इस बात को समझिए कि 2017 में चेहरा किसको बनाया था? पिछड़े समाज को चेहरा बनाया था। और चेहरा बना करके आपने क्या देखा? वोट ले लिया पिछड़ों का, दलितों का वोट ले लिया, वंचितों का वोट ले लिया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो आपने देखा। अच्छा, आपने कहा पिछड़ों को चेहरा बनाया। एक सेकंड अजीज खान, एक सेकंड अजीज खान, आपने कहा पिछड़ों को चेहरा बनाया। किसकी बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी को चेहरा केशव प्रसाद मौर्य जी को नहीं, नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी हैं। अरे वो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है तो वो तो साहब केंद्र में है। हाँ। उत्तर प्रदेश में किसको चेहरा बनाया, जरा बताइए ना। पर वो चेहरा थे ना चुनाव में। कौन चेहरा था? चुनाव में तो वो चेहरा थे यूपी में। के चेहरा थे क्या? यूपी में तो मोदी जी चेहरा थे। और सुनिए सर, पिछड़ों से इनकी नफरत देखिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी पिछड़े समाज से आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया तो इन्होंने उसको धुलवाया और गंगा जल छिड़कवाया। जफर इस्लाम, पिछड़ों से नफरत देखिए। एक तरफ पिछड़ों का वोट चाहते हैं, दूसरी तरफ ये पिछड़ों से नफरत करते हैं। जफर इस्लाम बोलिए। देखिए आज जो हालात है उस हालात में उनको ही पता है कि उनके पार्टी में कई लोग अभी छोड़ने वाले हैं। इसलिए अभी आपने सुनाया था अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब मैं किसी को नहीं लूंगा, किसी को नहीं लूंगा, इसलिए कि उनको पता है कि पार्टी जो है उनकी टूटने वाली है अंदर से। ये सब मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। दलित विरोधी है, दलित का कोई आदमी उनसे, दलित समाज का कोई आदमी उनसे मिला जिन्होंने बातें की और उसको एहसास हुआ और खुद को महसूस करते हुए उसने बोला कि भाई दलित विरोधी है। ये हम नहीं कर, एक दलित समाज से व्यक्ति जो चंद्रशेखर जी जो खुद अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहे थे। वो तो आप पर भी आरोप लगा रहे थे। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? देखिए हम पे तो रोज आरोप लगाते हैं। उनके हितैषी कौन बन रहे थे? ये लोग तो बन रहे थे ना। हम तो इतनी बात कह रहे कि उन्होंने क्या कहा, हकीकत को जो बात हम कहते थे उसी बात को दोहराया, उनको एक्सपोज कर दिया उन्होंने कि यही हकीकत थी जो आज तक वो दबा के। आपने ये जो लिस्ट तैयार की है प्रत्याशियों की, इसके पीछे सोच क्या है जफर इस्लाम? देखिए सोच हमारे यहाँ एक ही सोच है, कोई दूसरा इधर उधर के सोच में आप जोड़ते जाड़ते रहते हैं। हमारे समाज में देखिए हमने ओबीसी को, दलित को, हर वंचितों को, सबको जिसको जो हक है देने का कोशिश किया है। लेकिन एक उसमें से भी एक क्राइटेरिया रखते हैं, विनेबिलिटी क्राइटेरिया। जिस प्रत्याशी को टिकट मिला है वो जरूर उस जगह पर जितने भी हमारे बाकी लोग उम्मीदवार हुए जो सोचते थे कि हम लड़ने के लिए अपना कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रहे थे, उनमें से जो सबसे मजबूत था उसको पार्टी के लीडरशिप ने उसको टिकट दिया है। उसमें हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही नजरिए से देख रहे होंगे, जात पात। हम उस नजरिए से सिर्फ नहीं देखते, हम देख रहे हैं कि कोई हमारा कार्यकर्ता विनेबिलिटी क्राइटेरिया को सूट करता है, जो जमीन में लोगों की सेवा कर रहा है, कुछ कहना चाह रही है और लोगों का विश्वास जीते हुआ उसको हमको देते हैं। शुचि, क्योंकि आपकी जो लिस्ट आई है उसमें देख रहा हूं, उसमें भी कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें भी 35% के आसपास दलित हैं। इसके अतिरिक्त भी श्रीमती प्रियंका गांधी वास्तव में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। समाज जो जाति पाति का विभक्त 40% महिलाओं को आरक्षण देकर उन्होंने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को, एक तरफ मुख्यमंत्री जी हैं जो खुले मंच पर 80 और 20 की दुहाई देकर खुला ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और दूसरी ओर श्रीमती प्रियंका गांधी है, जब वो हाथरस पीड़िता से मिलने आ रही थी तो पूरे हाईवे पर हजारों का पुलिस बल इसी सरकार ने तैनात किया। बट उसके बावजूद चाहे वो सोनभद्र के उम्भा में हो, चाहे वो प्रयागराज का परिवार हो,
चाहे वो ललितपुर में खाद की कमी से, ये सब दलित ही कहीं ना कहीं रहे, चाहे वो वाल्मीकि जी का परिवार हो जिससे अभी कुछ समय पहले वो मिली। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मेरे पास संगीत रागी 10 सेकंड, जल्दी से छोटा सा कमेंट। देखिए, यदि देश का ओबीसी समाज यदि चुनना ही चाहेगा तो अखिलेश जी और नरेंद्र मोदी जी में किसका चुनाव करेगा? वो प्रधानमंत्री की ओर देखेगा ना, कि एक ओबीसी का व्यक्ति जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री तो सुशोभित है। ओके, ऑल राइट, दलित समाज। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। संगीत रागी आपका, डॉक्टर अजीज खान, सतीश प्रकाश, रुचि थैंक यू, जफर भाई थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।